नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आज हम टॉपिक पढ़ेंगे, वही भाषा वाला टॉपिक पढ़ेंगे जो अपना चल रहा है, और उस भाषा के विविध रूपों के बारे में हमने जो बात छेड़ी थी कि भाषा के क्या पढ़ेंगे, हम विविध रूप पढ़ेंगे। भाषा के विविध रूप पढ़ेंगे। भाषा के विविध रूप पढ़ेंगे। अब देखिए, यदि केवल और केवल परीक्षा में ये सवाल पूछा जाता है कि भाषा के मुख्यतः कौन कौन से रूप होते हैं या भाषा किन रूपों में पाई जाती है, तो मौखिक और लिखित वहाँ पर आपका उत्तर होगा। लेकिन आपको ये ध्यान में रखना है कि यदि परीक्षा में ऐसा पूछे कि भाषा के और कौन कौन से रूप हैं वो प्रचलित है या कौन कौन से रूपों में भाषा और पाई जाती है, तो यदि और का अन्य की यदि बात आती है, विविध का मतलब होता है अन्य या और भी, तो भाषा के जो विविध रूप हैं वो रूप और कौन कौन से हैं, तो देखिए महत्वपूर्ण भी है और कम अध्यापक है जो इसके बारे में जो आपको समझाते हैं, क्योंकि लिख देंगे सीधी सीधी परिभाषा लिख देंगे, लेकिन आपको पूरी तरीके से संतुष्ट जो परिभाषा है वो नहीं देंगे और ना समझाएंगे, बहुत कम होंगे। तो यहाँ पर जो है मैं आपको ये बताऊंगा कि सबसे पहला जो भाषा का जो विविध रूप है, वो भाषा का विविध रूप कौन सा हो जाएगा भाई, वो हो जाएगा आपका विभाषा। देखो कोई सी भी हो, एक मेरी आदत ये है कि जैसे आज जो टॉपिक पढ़ेंगे हम पूरा, उसके बारे में पहले पूरी जानकारी संक्षिप्त में, ताकि जब टॉपिक पढ़ेंगे तो साथ साथ में उसका रिवीजन की तरह लगेगा और आसानी से समझ में आएगा। इसलिए हम क्या करेंगे, मैं पहले पांचों जो रूप है वो लिखूंगा यहाँ पर, और पांचों रूपों के बारे में एक एक रूप के बारे में यहाँ पर बताऊंगा। और यह चाहो तो भाई मैं सीधा सीधा यहाँ पर लिख दूँ, भाई मान लो समय कम है अपने पास, 30 मिनट की क्लास है, 35 मिनट क्लास है, छोटी सी क्लास लेंगे हम, ज़्यादा बड़ी लेंगे नहीं। तो यहाँ पर देखिए जो विभाषा है, और विभाषा क्या होती है। अब ये विभाषा एक भाषा, एक उपबोली, एक मूल भाषा, तो ज़्यादा बेटर रहेगा कि हम सबसे पहले क्या पढ़े, मूल भाषा पढ़े, विभाषा नहीं पढ़ेंगे। कई विभाषा शुरू करते हैं, कई कहीं शुरू करते हैं, तो हम पढ़ेंगे मूल भाषा। क्या पढ़ेंगे भाई, मूल भाषा पढ़ेंगे। अब आप लोगों को देखो एक प्रैक्टिकल के तौर पे समझना है कि मूल भाषा होती क्या है। जैसे ये पूरा विश्व है, ये क्या हो गया, पूरा विश्व हो गया जी। अब इस विश्व में अनेक देश हैं, जिसमें अपना भारत भी है, और भारत के साथ साथ और भी देश हैं जिनमें अलग अलग जो बोलियां हैं, भाषाएं हैं, वो प्रचलित है। जैसे अपने भारत के अंदर यदि बात करें तो अंग्रेजी और हिंदी को बढ़ावा दिया जा रहा है, अंग्रेजी और हिंदी को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसके साथ साथ यदि अपन इंग्लैंड की बात करें तो इंग्लैंड में जैसे केवल अंग्रेजी चलती है। इंग्लैंड की यदि बात करें तो क्या चलती है, केवल और केवल अंग्रेजी चलती है। अब यदि बात करें जैसे चाइना की, चीन की, और इसमें जैसे मंदारिन भाषा, जो पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली जो भाषा की यदि बात करें तो बात हो जाएगी आपकी मंदारिन भाषा की, तो ये सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली है। लेकिन हम यहाँ बात करेंगे मूल भाषा, और मूल भाषा की परिभाषा क्या होती है वो मैं आपको बताऊंगा। पूरे विश्व स्तर पर जो बोली जाने वाली अनेक भाषाओं के मूल में भी एक भाषा कोई न कोई तो रही होगी, जिनसे सब भाषाओं का क्या हो, विकास हो, या वहाँ से भाषा निकली हो, उसको मूल भाषा कहते हैं। लेकिन परिभाषा देखते ही अपने समझ में नहीं आता है कि यार कहना क्या चाह रहा है अगला। भाई ये तो कह दिया कि विश्व में बोली जाने वाली अनेक भाषाओं के मूल में एक भाषा रही है, हमें उसका ज्ञान नहीं है, यह एक भाषा नहीं रख सकते। तो हुआ क्या, सब देशों के ऊपर मान लो कोई न कोई सी एक संस्था बनी हुई है, उसने क्या किया, एक भाषा का वर्गीकरण कर दिया। और वो वर्गीकरण कैसे किया, पारिवारिक वर्गीकरण कर दिया। जैसे अपना परिवार को बांटते हैं ना, जैसे परिवार में मान लो 10-12 सदस्य हैं, 10-12 सदस्यों को जब अलग अलग करेंगे, जैसे 5 इस परिवार में चले गए और 3 इस परिवार में चले गए, तो 5-3 कितना हो गए, 8, और पीछे बच्चे जैसे 2 इसमें चले गए, तीनों को अलग अलग बांट दिए। तीनों को अलग अलग बांटेंगे तो अलग अलग क्या करेंगे, इनको कुछ सामान दे दिया, मान लो इसको 5 सामान मिल गया, जितना अपने घर में सामान होगा वो बांटेंगे,
इनको 4 सम्मान दे दिया और इसको मान लो 6 सम्मान दे दिया। अलग अलग को, इसको 5, इसको 4, इसको 6, किसी के पास ज़्यादा तो किसी के पास कम, ऐसे भी बांट सकते हैं। तो इस प्रकार भाषा का पारिवारिक वर्गीकरण हुआ। तो पारिवारिक वर्गीकरण में देखो कई तो 10 बताते हैं, कई कम बताते हैं, तो अपन मुख्य मुख्य के बारे में 4 के बारे में आपको बताऊंगा। जैसे यहाँ पर सबसे पहला बारोपीय परिवार, कौन सा हो गया? बारोपीय भाषा परिवार, बारोपीय भाषा परिवार हो गया। यदि दूसरे प्रकार के बारे में यदि बात करें, और वो हो गया आपका आस्ट्रिक भाषा परिवार। तीसरे की यदि बात करें तो वो हो गया आपका द्रविड़ भाषा परिवार, और ये हो गया आपका चीनी तिब्बती भाषा परिवार। अपने को जरूरत है केवल और केवल किसकी जरूरत है? बारोपीय परिवार की जरूरत है। तो बारोपीय के बारे में पढ़ेंगे, इनके बारे में जानकारी लेके फालतू में क्या करेंगे, लेकिन फिर भी आपको थोड़ी थोड़ी जानकारी देता रहूंगा, है ना, कोई परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। अब देखो अपनी यदि मूल भाषा की बात करें, ये मैंने इतना देखो रामायण मैंने क्यों गाई है, इस रामायण गाने के पीछे भी कोई ना कोई कारण है, और कारण ये है कि यदि मूल भाषा की बात करें तो मूल भाषा कौन सी है? वो है बारोपीय परिवार। यदि आधुनिक भारतीय आर्यों की भाषाओं की बात करें ना, वो भाषाएं इस परिवार से निकली, इस बारोपीय परिवार का सदस्य है अपनी भाषाएं। और यदि बात करें विश्व की, तो पूरे विश्व में सबसे ज्यादा जो भाषाएं हैं और इसी परिवार के अंदर है। तो ये बताओ परिवार बारोपीय परिवार है, बाकी परिवारों की बजाय बड़ा हो गया कि नहीं हो गया? लगभग 50% जो भाषाएं हैं और इस बारोपीय परिवार के अंतर्गत है। तो मैं आपको यहाँ पर अवगत कराऊंगा बारोपीय परिवार से। बारोपीय परिवार में जैसे अपनी हिंदी भाषा हुई, अंग्रेजी भाषा हुई, और संस्कृत हुई, उर्दू हुई, पंजाबी हुई, ये जो सारी भाषाएं कौन से परिवार की? और भी भाषाएं हैं, मान लो जिसका मैंने नाम नहीं लिया हो, अनेक भाषाएं, लेकिन मैंने मोटे मोटे तौर पर जो बड़ी, जैसे हिंदी और अंग्रेजी। और बताओ हिंदी और अंग्रेजी अपने देश में बोली जाती है, अंग्रेजी बोली जाती है, इंग्लैंड में पूरे में अंग्रेजी बोली जाती है, और वही अंग्रेजी है कौन से परिवार की भाषा है? बारोपीय परिवार की भाषा है। तो अब क्या किया, इन चारों को अलग अलग परिवार में बांट तो दिया, एक तो बारोपीय, एक ऑस्ट्रिक, एक द्रविड़ और एक चीनी तिब्बती हो गया। अब इनमें जैसे मान लो 50-60 भाषाएं इसमें डाल दी, और इसमें डाल दी जैसे 20-30 भाषाएं, और इसमें डाल दी और इसमें डाल दी, अलग अलग भाषाओं का एक परिवार बना दिया। कि भाई ऐसे तो झगड़ा हो, अपन ने कह दिया कि भाई मूल भाषा हिंदी है, तो वहाँ पर गलत हो गया, हिंदी तो अपने काम में ले रहे, मान लो दूसरा देश काम में ले रहा है कि नहीं ले रहा। अब क्या है, यहाँ पर 4-5 देश है कि भाषाओं को डाल दिया तो अब लड़ाई नहीं होगी, और उनका एक नाम रख दिया बारोपीय भाषा परिवार। तो बताओ अपने मूल भाषा की यदि बात करें तो उसका परिवार कौन सा हो जाएगा? बारोपीय भाषा परिवार हो जाएगा। शायद आप लोगों ने पढ़ा होगा मूल भाषा के अंदर बारोपीय परिवार, लेकिन वहाँ पर आपको समझ आया नहीं होगा बारोपीय परिवार वास्तव में है क्या चीज़, ये क्या चीज़ है? भाई भाषा का वर्गीकरण है, एक भाषा का भेद, एक परिवार क्या। तो यहाँ पर इसलिए मैंने समझाया ताकि आपके दुविधा नहीं है ना, आपकी सुविधा के लिए मैंने इतनी चीज़ है यहाँ पर बताई है, नहीं तो मैं भी सीधा सीधा टॉपिक पढ़ा लेता, है ना, और मैं भी ज़्यादा परेशान नहीं होता। लेकिन मैं आपके फायदे के लिए और जो चीज़ें हैं कंप्लीट जो है आपको बताता चलूँगा। तो यहाँ पर अपन लिखेंगे पूरे विश्व में बोली जाने वाली अनेक भाषाओं के मूल में भी कोई एक भाषा रही होगी, कोई एक भाषा रही होगी जिसका हमें ज्ञान नहीं है, जिसका हमें ज्ञान नहीं है। क्योंकि देखो पूरे विश्व स्तर की जो भाषाएं हैं और पूरे विश्व की भाषाएं हैं, उनके मूल में यदि एक भाषा की बात करें तो एक तो संभव भी नहीं है और एक हमें ज्ञात भी नहीं है कि पहले सबसे पहले कौन सी भाषा हुई थी, कहाँ से निकली थी। अपन ये मानते हैं कि संस्कृत जो है वो सब भाषाओं की अपन क्या मानते हैं, उसको जननी मानते हैं, यहाँ तक तो पता है। लेकिन ये सारी भाषाओं के मूल में कौन सी भाषा रही है उसके बारे में ज्ञान नहीं है, और कौन सी भाषा है क्योंकि है ही नहीं, संभव ही नहीं है ऐसा कार्य। चलो यहाँ तक तो बात आपकी कंप्लीट हुई।
और इसमें अपन लिखेंगे आधुनिक भारतीय, यदि आर्यों की बात करेंगे, आधुनिक भारतीय आर्यों की भाषा बारोपीय परिवार का सदस्य है। चलो यहाँ तक बात हुई। और बात क्या हुई है कि आधुनिक भारतीय जितने भी आर्यों की जो भाषा है, क्योंकि आधुनिक के बारे में पढ़ेंगे, है ना, और उन भारतीय आर्यों की जो भाषा है जो प्रचलित है अपन काम में ले रहे हैं, और वो भाषा जो है कौन से परिवार का सदस्य हो गई, बारोपीय परिवार का सदस्य हो गई। यहाँ तक बात हुई कंप्लीट। और अपन समझ गए कि मूल भाषा क्या होती है। मूल भाषा की बात करें तो आपको बारोपीय परिवार का एक सदस्य मानना है। अपनी भाषा की जो मूल भाषा कौन सी है, बारोपीय परिवार। ये एक भाषा का परिवार है ना। भाषा का जब पारिवारिक वर्गीकरण किया था, और उस समय का एक है, विश्व का सबसे बड़ा भाषा परिवार है बारोपीय परिवार। यह तो ऐसे, जैसे इसका नाम तो ऐसे था, भारत यूरोपीय भाषा परिवार। लेकिन बताओ अपन ने इतने से ऐसे काम कैसे चला लिया। अपन ने भारत यूरोपीय को केवल बारोपीय कर लिया। भारत यूरोपीय को क्या कर लिया, केवल और केवल बारोपीय कर लिया। तो देखिए क्यों कर लिया, क्योंकि अपनी हिंदी भाषा जो है, इस हिंदी भाषा के अंदर संक्षिप्तता को ज़्यादा महत्व दिया जाता है। और संक्षिप्त का मतलब है कि जितना ज़्यादा हो सके उतना जो है वाक्य छोटे और संक्षिप्त में दे। लेकिन संक्षिप्त के साथ साथ अपन को ये नहीं बोलना है कि भाई अपन ने बात पूरी नहीं की और अधूरी बात को आगे रख दिया। ऐसे करने से बात का अनर्थ हो जाता है, उसका कोई मतलब ही नहीं है, सेंस नहीं है कोई। इसलिए अपन बारोपीय से यदि भारत यूरोपीय समझ रहे हैं तो बताओ इतना बड़ा लिखने की क्या जरूरत है। तो इतना बड़ा अपन नहीं लिखेंगे। तो ध्यान रखो आप लोग, अपना जो है मूल भाषा का जो परिवार है, और वो कौन सा हो गया भाई, बारोपीय परिवार हो गया। तो शायद आपके समझने में किसी प्रकार की कोई दुविधा नहीं हुई होगी। अब लेंगे हम जो दूसरा है, और वो लेंगे विभाषा, जो मैंने सबसे पहले लिखा था ना, उसको अब लेंगे। इसके बारे में बहुत कम पूछा जाता है, लेकिन फिर भी अपन को ज्ञान होना जरूरी है। अध्यापक सीधा सीधा ये मूल भाषा लिखकर परिभाषा लिख देता है, और आप बताओ कि विद्यार्थी तो पूछते ही नहीं है। पूछ के उनको करना ही क्या, वो तो बस सर जी जैसे पढ़ा रहे हैं। और सर जी ने ऐसे कह दिया कि भाषा तो है एक जो है चिड़िया का नाम, तो वो भी साथ साथ वहाँ बोल लेंगे हाँ जी सर जी होता है। अरे क्या होता है, कोई चिड़िया का नाम भी कोई भाषा होता है क्या, नहीं। इसलिए आप लोगों को क्या है, जब भी आप क्लास लेते हो तो आपको है लगातार जो है सर से प्रश्न करते रहना चाहिए, ताकि आपके है वो सारा टॉपिक अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। ऐसा कोई शब्द ही नहीं है जिसका अर्थ नहीं है, क्योंकि अर्थ होता है, अर्थ होता है तो अगला समझाएगा अपन को। तो अपन यहाँ पर लिखेंगे विभाषा। विभाषा क्या होती है, देखो ये तो पूरे संपूर्ण विश्व की जो है मूल में एक भाषा रही है। तो बताओ अब धीरे धीरे अपन छोटे जो है अपने भारत के अंदर घुसेंगे। पहले तो पूरे विश्व के अंदर घूम रहे थे, विश्व की भाषाओं के बारे में अध्ययन कर रहे थे मूल भाषा में। लेकिन अब चलेंगे भारत के अंदर जो बड़े बड़े प्रांत हैं या छोटे जो प्रांत हैं, उन प्रांतों में जो बोली जाने वाली भाषा, और उस भाषा को क्या बोलेंगे हम, विभाषा बोलेंगे। तो हम क्या बोलेंगे, एक प्रांत या उप प्रांत, एक प्रांत या उप प्रांत में बोली जाने वाली भाषा जिसका विस्तार बोली की अपेक्षा अपेक्षा का मतलब होता है तुलना, बोली की अपेक्षा बहुत ज्यादा होता है, उससे क्या बोलेंगे भाई, विभाषा बोलेंगे। उससे क्या बोलेंगे, विभाषा। तो यहां तक आपकी बात हुई। मूल भाषा के बाद हम विभाषा पढ़ रहे हैं। एक प्रांत या उपप्रांत में बोली जाने वाली आपकी भाषा है जिसका विस्तार क्या हो, बोली की अपेक्षा कई गुना अधिक हो। अब आप सोचेंगे यार बोली की अपेक्षा तो कई गुना अधिक सर ने बता दिया, लेकिन बोली का तो हमें ज्ञान ही नहीं है। वो ज्ञान भी हो जाएगा, इसलिए अपन को एक छोटा सी जो चीज़ है, धैर्य, वो रखना पड़ेगा। आगे जस्ट इसके बाद वो बोली होगा। अब देखिए, जब अपन बोली की बात करेंगे, बोली का मतलब होता है तुलना। बोली की अपेक्षा बहुत ज्यादा होता है, उससे क्या बोलेंगे, विभाषा। तो यहां तक आपकी बात हुई। मूल भाषा के बाद हम विभाषा पढ़ रहे हैं। एक प्रांत या उपप्रांत में बोली जाने वाली आपकी भाषा है जिसका विस्तार क्या हो, बोली की अपेक्षा कई गुना अधिक हो। अब आप सोचेंगे यार बोली की तो अपेक्षा तो कई गुना अधिक सर ने बता दिया, लेकिन बोली का तो हमें ज्ञान ही नहीं है। वो ज्ञान भी हो जाएगा, इसलिए अपन को एक छोटा सी जो चीज़ है, धैर्य, वो रखना पड़ेगा।
तो बोली की जो है विस्तार जो क्या होता है वो 1 या 2 किलोमीटर की परिधि में होता है। 1 ग्राम या मंडल स्तर पर ही जो बोली है बोली जाती है। जैसे अपना गांव में जो बोली बोली जा रही है, अपन पास वाले दूसरे गांव में जाएंगे तो कुछ बोली में आपको है उसके लहजे में, उसके बोलने का जो तरीका ढंग है उसमें आपको बदलाव मिलेगा, परिवर्तन मिलेगा आपको। इसलिए आप क्या करेंगे, उसको बोली कहेंगे। 1 या 2 किलोमीटर की परिधि पर जैसे ही जाएंगे तो उसके बोलने के लहजे में आपको क्या मिलेगा, बदलाव पाया जाएगा। तो बदलाव के कारण वो क्या कहलाएगी, आपकी बोली कहलाएगी। अब बताओ पूरा प्रांत है जैसे राजस्थान, अब राजस्थान में तो अनेक गांव होंगे और अनेक गांवों की बोलियां वो मिश्रित होगी, तो बताओ इसका तो विस्तार है बोली की अपेक्षा तो कई गुना अधिक है कि नहीं है, इसलिए मैंने ये चीज़ यहाँ पर लिखी है। अब बताओ जब पूरे प्रांत में एक भाषा बोली जा रही है तो पूरे प्रांत को समझ में आ रही है तभी तो प्रांत में बोली जा रही है। जैसे हिंदी भाषा है और अपनी बोली जा रही है, जैसे राजस्थान में राजस्थानी भाषा बोली जा रही है, गुजरात में गुजराती भाषा बोली जा रही है, पूरे गुजरात को समझ में आ रही है। तो बताओ उसमें कोई कवि है, कोई लेखक है, उसमें साहित्यिक रचना कर सकता है कि नहीं कर सकते हैं, क्योंकि एक गाँव में बोली जा रही है दूसरे गाँव में अलग है। तो हो सकता है अपनी बोली में कुछ विसंगतियाँ पाई जा रही है इसलिए वो दूसरा गाँव वाला अलग बोल रहा है और तीसरे गाँव में और अलग मिल रही है। लेकिन पूरे राजस्थान की जब बात आती है तो उसमें जो है भाषा जो है वो शुद्ध है, इसलिए उसमें कोई ना कोई कवि है वो साहित्यिक रचना लिख सकता है। तो हम बताएंगे व्याकरण की दृष्टि से इसमें विसंगतियाँ वो बहुत कम मिलती है, कम मिलती है तो इसमें साहित्यिक रचना कर सकते हैं। तो साथ साथ में वो भी लिखूंगा, इसमें व्याकरण की दृष्टि से अशुद्धियां नहीं पाई जाती, अशुद्धियां नहीं पाई जाती, इसलिए कोई इसमें साहित्यिक रचना, देखो साहित्यिक नहीं होता है, साहित्यिक होता है। कक्षा 10 वाले जो विद्यार्थी वो तो विशेष तौर से ध्यान दें, क्योंकि मैं यहाँ पर लिखूंगा तो लगभग वो पूरे जो शब्द है यहाँ पर शुद्ध लिखूंगा, और जो शब्द जहाँ पर पूछे जाते हैं जो एग्जाम, और उन शब्दों को मैं विशेष तौर से यहाँ पर हाईलाइट करूँगा ताकि आप लोगों को पता रहेगा कि भाई वास्तव में साहित्यिक पूछ लिया कि साहित्य कैसे लिखते हैं वहाँ पर, क्योंकि 2 नंबर अपन को गंवाने नहीं, अपन को प्राप्त करने हैं। इसलिए साथ साथ में जो है ये भाषा शुद्धि वाला जो है ये तो साथ साथ में टॉपिक कंप्लीट करवा देता हूँ, है ना, तो अलग से पढ़ने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। तो साथ साथ में सारी में जो है कमजोरियाँ दूर करता जा रहा हूँ, अलग से पढ़ने की कहाँ आवश्यकता पड़ रही है। तो यहाँ पर क्या बोलेंगे, इसमें साहित्यिक रचना कर सकते हैं, करते हैं कि नहीं करते हैं। जैसे कन्हैयालाल जो सेठिया की जो रचना है और धरती दोहरारी, तो कौन सी भाषा में, राजस्थानी भाषा में ही तो है। तो राजस्थानी भाषा में तो वो चीज़ है अपने सबके समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, हो सकता है कुछ शब्द है और अपने समझ में नहीं आ रहे, तो कुछ शब्द तो है उस भाषा का देखो स्थानीय जो प्रभाव वो तो पड़ेगा ही पड़ेगा। जैसे मैं जिस स्थान पर रह रहा हूँ और आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ तो कुछ शब्द तो है मेरे स्थान से संबंधित बोलूँगा ही बोलूँगा, वो तो भाई हर व्यक्ति है इस्तेमाल करता ही करता है, तो उसमें तो कोई कमी नहीं है। तो चलो यहाँ से मैंने है कंप्लीट कर दी है। विभाषा आपके समझ में आ गई होगी शायद विभाषा क्या होती है, ठीक है। आगे जो हम पढ़ेंगे क्या, मूल भाषा पढ़ लिया और विभाषा पढ़ लिया आप लोग है, क्योंकि आपके पास तो ऑफलाइन वीडियो मिलेगा ये वाला वहाँ पर, क्योंकि ऑनलाइन तो चलेगा नहीं, इसलिए आप रोक के आसानी से अच्छे से नोट्स बना सकते हैं। इसलिए आपको यहाँ पर लिखने का समय नहीं दिया जाएगा, वहाँ आपके पास ऑप्शन मिलेगा ना वीडियो को रोकने का, रोक के आराम से करो, कोई दिक्कत नहीं है। मिटा दूँ, चलो ये मैंने मिटा दिया भाई, और 2 पढ़ लिए। बात आती है तीसरे की, और तीसरा कौन सा हो गया जी, आपका बोली हो गया, बोली पढ़ेंगे। अब बताओ बोली की परिभाषा मैंने विभाषा पढ़ाई तो बताई कि नहीं बताई कि बोली क्या होती है। 1 ग्राम या मंडल स्तर पर या सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली जो भाषा होती है उसे क्या बोलेंगे, बोली बोलेंगे। तो सीमित क्षेत्र में, सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा अर्थात का मतलब कह सकते हैं कि हम और भी समझाना चाह रहे हैं
कि इतने से काम नहीं चलेगा भाई, सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा। साथ साथ में और समझाऊंगा। आप सोचेंगे यार सीमित क्षेत्र क्या हो गया, तो मैं यहाँ पर बताऊंगा सीमित क्षेत्र क्या होता है। कम, ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं हो, विस्तृत नहीं हो, वो सीमित होता है। अर्थात 1 ग्राम या मंडल स्तर, मंडल स्तर पर बोली जाने वाली भाषा बोली कहलाती है। क्या कहलाती है भाई? बोली कहलाती है। चलो अब एक चीज बताओ, इसमें व्याकरण जो अशुद्धियां बहुत ज्यादा मिलती है, और व्याकरण अशुद्धियां जब बहुत ज्यादा मिलेगी तो बताओ कोई कवि या इसमें साहित्यिक रचना कर सकता है क्या? नहीं कर सकता। जैसे हिंदी भाषा, इसमें बिल्कुल भी अशुद्धियां नहीं है, तो बताओ सामान्यतः अपन कोई भी पत्र व्यवहार कर रहे, पत्र लिख रहे, निबंध लिख रहे, अपने विचार किसी को दे रहे, हर कोई आसानी से समझ जाता है, इसलिए उसी भाषा का प्रयोग करते हैं। बताओ अपनी मारवाड़ी भाषा में जो भाषा काम में लेते हैं, जो अपने घर की जो पारिवारिक जो भाषा है, उस भाषा में तो पत्र नहीं लिखते। क्यों नहीं लिखते? क्योंकि उसमें व्याकरण अशुद्धियां बहुत ज़्यादा मिलती है, इसलिए उनको हम यहाँ पर नहीं लिखेंगे। तो इसमें ये लिखेंगे, इसमें व्याकरण की दृष्टि से, इसमें व्याकरण की दृष्टि से अशुद्धियां पाई जाती है। क्या पाई जाती है भाई? अशुद्धियां पाई जाती है। पाई जाती है, इसलिए इसमें साहित्यिक रचना नहीं कर सकते, इसलिए इसमें साहित्यिक रचना नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। यहाँ तक अपनी बात हुई पूरी। अब बताओ इसका जो विस्तार है वो तो बहुत कम हो गया, तो कम हो गया तो ये वाली जो चीज़ है इसमें नहीं लेंगे। चलो यहाँ तक जो कंप्लीट हुआ अपना, आगे 4 नंबर पर जो लेंगे बोली, आगे समझ में आपको बोली और उपबोली में अंतर पूछते हैं। जो उपबोली आगे पढ़ेंगे, लास्ट 4 नंबर वाला उपबोली है, उस उपबोली को यहीं पर लेंगे हम। उपबोली हमने लिया, उपबोली मूल भाषा पढ़ लिया, विभाषा पढ़ लिया, बोली पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे उपबोली। उपबोली क्या होती है? जब विभाषा के अंदर इस बोली के शब्दों को मिला दिया जाता है ना, वो क्या कहलाती है? आपकी उपबोली कहलाती है। कौन सी विभाषा? जो अपन ने पढ़ी थी पहले, उस विभाषा में यदि इस बोली के कुछ शब्दों को मिला दिया जाता है, या विभाषाकार बोली का मिश्रित रूप, क्या कहलाता है? उपबोली कहलाता है। आई बात समझ में? अपन ने यहां पर लिखा, जब विभाषा में बोली के शब्दों को मिला दिया जाता है तो उसे उपबोली कहते हैं। उपबोली कहते हैं। आई बात समझ में? क्योंकि देखो, मान लो मैं राजस्थान, अपन सब राजस्थानी, और राजस्थानी भाषा का हम प्रयोग कर रहे हैं, तो वो एक विभाषा हो गई, क्योंकि ये पूरे प्रांत में बोली जा रही है। अब क्या हुआ कि अपन जिस क्षेत्र के रहने वाले हैं और वहाँ की भाषा मैंने उसमें मिला दी, बोली के कुछ शब्दों को उसमें मिला दिया जो पूरे राजस्थान में प्रयोग ही नहीं कर रहे, और उन शब्दों को उसमें मिला दिया, तो वो आपकी क्या कहलाएगी? उपबोली कहलाएगी। उसे क्या कहेंगे? हम उपबोली कहेंगे। अब देखते हैं आगे, मिटा दो इसको। ये लिख लो आप, और बता रहे आपको आगे।